नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों का यह चिंतन शिविर था और जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन और शिविर में सहमति भी बनी है। आंतरिक सुरक्षा पर साथ काम करने पर यह सहमति बनी है और साइबर क्राइम, आतंकवाद, नशे कारोबार मामले में भी शामिल। अपराधियों को सजा दिलवाने में भी फोरेंसिक जांच शामिल और 2047 की योजना के तहत केंद्र राज्य सहयोगात्मक काम करें। तो चिंतन शिविर का यह आयोजन किया गया था। 2 दिनों का यह चिंतन शिविर था जिसमें देश भर के कई गृह मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। वहीं हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के तोहफे को भेंट किया है। गृह मंत्री समेत 15 मुख्यमंत्रियों को ये तोहफे भेंट किए गए। चिंतन शिविर में सभी डेलीगेट्स को ये तोहफे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से डेलीगेट्स को सीएम योगी ने ओडीओपी के तोहफे गिफ्ट किए हैं। तो चिंतन शिविर में सभी डेलीगेट्स को ये तोहफे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। ओडीओपी के तहत सीएम योगी ने ओडीओपी के तोहफे जो हैं वो भेंट किए हैं। गृह मंत्री समेत 15 मुख्यमंत्रियों को ये तोहफे भेंट किए गए हैं। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो आज हम जनता से पूछते हैं कि आप बताइए कौन आपका सीएम होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और महंगाई, बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। इन लोगों को 1 साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। पहले विजय रूपाणी साहब थे, उनको बदलकर भूपेंद्र पटेल साहब को ले आए। क्यों? इसका मतलब ये मानते हैं कि विजय रूपाणी में कुछ गड़बड़ थी। उससे पहले जब विजय रूपाणी साहब को लाया गया था तब जनता से नहीं पूछा गया था, दिल्ली से बैठकर फैसला कर लिया गया था। जनतंत्र में जनता फैसला करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ना 2016 में आपने पूछा, ना 2021 में पूछा। आम आदमी पार्टी में हम ऐसा नहीं करते। हम जनता से पूछकर तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जनता 2 चीजों से सबसे ज्यादा त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी। सबसे ज्यादा महंगाई आज पूरे देश के अंदर गुजरात में है और गुजरात का आम व्यक्ति त्रस्त है महंगाई से। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज गुजरात के अंदर है। एक आम गुजरात का युवा बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ऐसे में लोगों के अंदर अपने आप चर्चा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खूब काम किया, अब पंजाब के अंदर खूब काम कर रही है, महंगाई से राहत दिलाती है आम आदमी पार्टी, बिजली मुफ्त कर देती है, शिक्षा अच्छी करती है, शिक्षा पे पैसे बचने लगते हैं, सबका इलाज मुफ्त कराते हैं, इलाज पे पैसे बचने लगते हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीना देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सारी बातें अपने आप फैल चुकी हैं पूरे गुजरात में। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग महंगाई और बेरोजगारी से राहत चाहते हैं।
वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एल्गोरिथम की आड़ में मनमानी नहीं कर पाएंगे। नए आईटी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 90 दिनों में शिकायत अपीलीय पैनल बनेगा। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट में सवार यात्रियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडिगो के विमान के इंजन में टेक ऑफ करने के दौरान चिंगारी उठने लगी। दिल्ली एयरपोर्ट से शुक्रवार को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने के दौरान इंडिगो के विमान के इंजन में अचानक आग लग गई और इस कारण से दिल्ली एयरपोर्ट पर आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि इस घटना पर अब सरकार ने एक्शन लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान आखिरकार आग कैसे लगी, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के अधिकारियों को इंडिगो की फ्लाइट में आग लगने की घटना की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि बेंगलुरु जाने वाले इंडिगो के A320 विमान में टेक ऑफ के दौरान चिंगारी देखी गई। इसके बाद पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की और बाद में ये विमान पार्किंग स्थल पर लौट आया और उसमें सवार 180 लोगों को सुरक्षित भी उतार लिया गया। Oh shit. Flight 2131 stopping. Oh shit. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ है चिंगारी उठने का। हालांकि ये गनीमत ये रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे वापस उतार लिया गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये घटना कल की है और दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट जिसकी संख्या 2131 के इंजन में आग लगने से विमान में बैठे यात्रियों में एक तरीके से हड़कंप मच गया। जब खिड़की से इंजन में लगी आग को यात्रियों ने देखा तो सभी में कहीं ना कहीं घबराहट फैल गई। हालांकि विमान उड़ान भरने के दौरान ही इंजन में आग लगी थी और आग लगने के बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टल गया है। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे हादसे के बाद पायलट ने टेक ऑफ को स्थगित कर दिया, एयरलाइंस की ओर से ये भी बताया गया कि जो सभी यात्री हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वो सारे लोग सुरक्षित है और एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट ऑपरेशन के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कल की गई और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी कहीं ना कहीं जो विमान प्रबंधन है उन्होंने जताया है। तो निश्चित तौर पर कल एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही आक्सा एयर के विमान से एक पक्षी टकरा गया था और उसको भी वहां पे भी तमाम यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया था। इससे पहले भी स्पाइस जेट के कुछ विमानों पर रोक भी लगी थी। घटनाएं काफी इस तरीके से बढ़ गई थी, तकनीकी समस्याएं निकलकर सामने आई थी। ऐसे में एविएशन डिपार्टमेंट की बात करें लगातार संज्ञान ले रहा है और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। उसके बाद कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और लगातार आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और अगली खबर भी दिल्ली से ही, जहां पर सरदार पटेल के जन्मदिन पर जेलों में मनाया जाएगा एकता दिवस। 31 अक्टूबर को देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जेलों में एकता दिवस मनाने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र भेज दिया है और पत्र लिखकर ये जानकारी भी दी गई है कि 31 अक्टूबर को पूरे देश भर की जेलों में एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जेलों में एकता दिवस मनाने के लिए मुख्य सचिवों को ये पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की बात कही गई है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर जेलों में एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि 31 अक्टूबर को देश भर के तमाम जेलों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने देश भर के मुख्य सचिवों को जेलों में एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पत्र भी लिखा है। तो निश्चित तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था और निश्चित तौर पर 147वीं जयंती मनाया जाएगा
और आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, यही कारण है कि इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यह जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एक बार फिर से बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है, और इसी कड़ी में ये काफी अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि सरदार पटेल की जयंती के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात की केवड़िया जाएंगे और वहां पे आयोजित एक एकता दिवस को संबोधित भी कर सकते हैं। इसके अलावा केवड़िया में ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो यूनिटी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बताई जाती है। तो वहां पे भी आईएएस प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये गृह मंत्रालय का एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें तमाम जिलों में एकता दिवस मनाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर 18 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। पहले चरण में 10 जिले और दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव की घोषणा की गई है। फतेहाबाद में चुनाव तीसरे चरण में कराए जाने का ये फैसला लिया गया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को जिला परिषद के लिए वोटिंग होगी, 2 नवंबर को वोटिंग पंच सरपंचों के लिए मतदान होगा और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 22 और 25 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 27 को आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संदीप शर्मा जुड़ गए फोनलाइन पर। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए, आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की जो है स्क्रूटनी करने की संभावना है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है जो नामांकन है वो वापस लिए जाएंगे। उम्मीदवार जो है 31 अक्टूबर को जो एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी उनकी, वो 31 अक्टूबर को जो है अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और जो पंचायत चुनाव के जो दूसरे चरण की वोटिंग है वो 30 अक्टूबर को जो है जिला परिषद की वोटिंग शुरू हो जाएगी। और जिसमें अब पहले चरण में 9 जिलों में जो पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी, उसमें भिवानी, झज्जर और कैथल में पहले चरण में मतदान होंगे, जिसमें जींद, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर भी शामिल है। जी पंचकुला में भी जो है 30 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 2 नवंबर को जो है पंचायत चुनाव होगी। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं पटियाला से गुजरात और राजस्थान के बीच पंजाब की अंग्रेजी शराब सप्लाई करते थे। पुलिस ने राजस्थान नंबर ट्रक से कुल 500 से ज्यादा बोतलों शराब बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने सुखविंदर सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पंजाब से राजस्थान और गुजरात को जाने वाले शराब के ट्रकों की पासिंग करवाता था। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी की तलाश जारी है। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਟੀਮ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਲੀ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੋਨੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੌਰ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਥੋਕ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ, ਜੋਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ स्टेट की गड्डी लोड कर लेंगे ताकि शक ना पवे। पटियाला के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स जा पहुंची और भारी पुलिस बल को देखकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सहम गए। पुलिस रेलवे स्टेशन पर एसएसपी दीपक पारिक के आदेश का पालन करते हुए पहुंची थी। आपको बता दें कि डीएसपी सिटी संजीव सिंगला की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की गई। आज साढ़े एसएसपी साहब श्री दीपक पारिक जी IPS SSP पटियाला जी वालों स्पैशल मुहिम चलाई गई है, स्पैशल टीम मुहैया की गई है। सानू स्पैशल टास्क
स्टेशन चैक करता, रेलवे स्टेशन और इसका आला दुआला आसा पासा सारा चैक करने की हिदायत हुई सी, जिस ते मैं मेरे नाल 2-3 टीमां नाल रेलवे पुलिस नाल GRP RPF और लेडी पुलिस के नाल असीं अज स्टेशन की चैकिंग की, स्टेशन के आले दुआले चैकिंग की और जिहड़े भी कोई सानूं शक्की व्यक्ति लगे उन्होंने फिजिकल वेरीफिकेशन भी की और पर्सनल सर्च की, सब ठीक ठाक है। सिर्फ माड़े अंसरां नूं काबू करने लिए किसी अंसरां की घटना रोकने लिए ही अज ये सर्च की गई। सर चैकिंग दौरान कोई तुहानूं कोई इहो जी समग्री मिली है? नहीं, हाले तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, बस एक बच्चों को एक खिडौना पिस्तौल जो सिगरेट लाइटर टाइप सीगा, छोटा पिस्तौल सीगा जी, वो मिला सी, जो बच्चे आईलेट्स कर आए थे इत्थे टेस्ट देने आए थे जी, और उन्होंने किसी गिफ्ट शॉप तो खरीदा सी अज। मुंबई राजकीय रेलवे पुलिस का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि मुंबई उपनगर रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा GRP पर है। GRP मुंबई के आयुक्त केसर खालिद ने ट्वीट कर लिखा, संबंधित एजेंसियां ट्विटर हैंडल का नियंत्रण फिर से हासिल करने पर काम कर रही हैं। लातूर जिले के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ज्योतिराम चिवड़े ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अमित देशमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 साल में लातूर की जनता को पागल बनाया गया है। विकास के नाम पर खुद का शुगर कारखाना चलाया और कुछ नहीं किया। इतने कोरोना के भयानक गए कि उसमें हमारे कई भाइयों की जानें चली गई। फिर भी इस राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें उस सरकार में अपने लातूर के अमित देशमुख बोल के एक कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने इस लातूर में जब तक कोविड था तब तक उनका मुंह भी दिखाया नहीं इस लातूर वासियों को। मैं आपको एक बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने विपक्ष में रहते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बहुत बढ़िया काम किया। इस 26 गांव में एक मेरा मंडल है, छत्रपति संभाजी राजे मंडल। उस मंडल में मैं खुद पूरे गांव-गांव जाके उन जिस टाइम यहाँ संकट घर आया था, उस संकट के कार्यकाल में हमने इतनी बढ़िया सेवा दिया जनता को। तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के पालक मंत्री अमित देशमुख ये यहाँ के जनता को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहे। अभी उनका सिर्फ यही मकसद है कि उनके फैक्ट्रियाँ, गन्ने के फैक्ट्रियाँ चलना चाहिए और उनको खुद को इतना धन दौलत और पैसा मिलना चाहिए, ये खाली सोचते हैं। साल इतने कोरोना के भयानक गए कि उसमें हमारे महाराष्ट्र में केंद्रीय रेल मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने उत्तर भारतीय लोगों की मांग के चलते आज जालना से छपरा तक के लिए रेल की शुरुआत की। इस समय रेल मंत्री राव साहेब दानवे और जालना कांग्रेस के विधायक कैलाश गोरंट्याल द्वारा जालना से छपरा के लिए जाने वाली रेल को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। हफ्ते में एक बार ये ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं पटना में एडीजी जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। 36 अलग अलग कंपनियां लगाई गई हैं। ड्यूटी में केंद्रीय पुलिस बल भी लगाया गया है। तो वहीं बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर भी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों उपचुनाव सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल नियुक्त किए गए हैं। जो पोलिंग बूथ है वहां पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लोक आस्था के महान पर्व छठ 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से जिसकी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और उसके अवसर पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो बल की प्रतिनियुक्ति की गई है उसका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस पूरे पर्व को शांतिपूर्ण
और सुरक्षित मनाए जाने के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की लगभग 36 कंपनियां विभिन्न जिलों को अलॉट की गई हैं। उसके अलावा होमगार्ड्स करीब 3000, घुड़सवार दस्ता की 5 अलग अलग टुकड़ियां, और उसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बल हमको उपलब्ध कराए गए हैं 4 कंपनी। उसमें 2 कंपनी रैफ बल है और 2 कंपनी एसएसबी का है। इसको भी विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। हवलदार और सिपाही की जो अतिरिक्त प्रतिनियुक्तियाँ की गई हैं उसमें 4165, दरोगा और एएसआई की जो प्रतिनियुक्ति है करीब 155, पुलिस इंस्पेक्टर करीब 18 ये जिलों में अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हमारे दरोगा और परिचारी हैं करीब 2100 की संख्या में, उनको भी जिलों में भेजा गया है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, देव औरंगाबाद में विशिष्ट छठ आयोजन को देखते हुए 6 पुलिस उपाधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति औरंगाबाद में और पटना के लिए 30 डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। नियमित बिहार के सहरसा लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन छठ घाटों की साफ सफाई करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे छठ घाट हैं जहां साफ सफाई तो दूर मूलभूत सुविधा भी नहीं दी गई है। इसे लेकर आरजेडी के स्थानीय नेता बैजनाथ भगत ने शंकर चौक से दंड प्रणाम शुरू करते हुए डीबी रोड, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक और अंबेडकर चौक से गुजरते हुए समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय तक पहुंचे, जहां जिलाधिकारी आनंद शर्मा को छठ घाट की उचित साफ सफाई का ज्ञापन सौंपा। तो आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर के डीएम को छठ घाट की साफ सफाई का ये ज्ञापन सौंपा गया है। बिहार के सहरसा लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जहां एक तरफ तो जिला प्रशासन छठ घाटों की सफाई करने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे छठ घाट हैं जहां साफ सफाई तो दूर मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही। और इसे लेकर स्थानीय नेता बैजनाथ भगत ने शंकर चौक से दंड प्रणाम शुरू करते हुए डीबी रोड, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक और अंबेडकर चौक से गुजरते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंचे, जिसके बाद जिला अधिकारी आनंद शर्मा को छठ घाट की उचित साफ सफाई करने का ज्ञापन बैजनाथ भगत ने सौंपा। तो आपको बता दें कि छठ घाटों की साफ सफाई करने के लिए स्थानीय नेता बैजनाथ भगत ने शंकर चौक से दंड प्रणाम शुरू करते हुए डीबी रोड, थाना चौक और वीर कुंवर सिंह चौक, अंबेडकर चौक से गुजरते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी आनंद शर्मा को छठ घाट की उचित साफ सफाई का ज्ञापन सौंपा है। ये वीडियो भी आपको दिखा दे सकते हैं दंड प्रणाम का। तो डीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि बिहार में लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।